नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 5 दिसंबर 2023 और आज हम हाजिर हैं हमारे इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस हमारी एक सीरीज है जो कि यूपीएससी के या स्टेट सिविल सर्विसेज के या फिर जो भी इकोनॉमिक एंथुसियास्ट हैं उन लोगों को जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस, इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है इकोनॉमिक टाइम्स से, उनसे रूबरू कराने के लिए हम रिकमेंड करते हैं अपने व्यूअर्स से कि वो इकोनॉमिक टाइम्स का डिजिटल एडिशन या फिर ई पेपर या फिर फिजिकल एडिशन सब्सक्राइब करें। आज स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बायजू, जो आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टअप को फंडिंग से रिलेटेड काफी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो बायजूस में हैव टू डिप इनटू एपिक सेल्स फंड्स टू कीप लाइट्स ऑन। तो बायजू के जो रविंद्रन बायजू है, अभी आपने देखा कि कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले अभी उन्होंने अपना जो घर भी है वो भी कोलेटरल में रख दिया है, गिरवी रख दिए, जो भी उनकी फैमिली से रिलेटेड है या उनका खुद का घर है। और अभी भी यहाँ पे उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो एक एपिक सेल है, इनकी एक कंपनी है एपिक, जिसको ये $400 मिलियन के अंदर अभी बिड्स आई हैं, 3 बिड्स आई हैं, जहाँ पे $400 मिलियन तक इनके पास आने की संभावना है। और उसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, जो सैलरीज हैं एम्प्लॉयज की उनको देंगे, लेंडर्स को पैसे देंगे। जो इश्यू आ रहे हैं कि वो लेंडर्स का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, उन पे देनदारी बढ़ती ही जा रही है। तो अभी इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग भी दिसंबर के अंदर प्रस्तावित है, जहां पे ये इनकी जो एनुअल मीटिंग है वो करेंगे। और इनकी कोशिश है कि ये एपिक की जो सेल है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद ये, ताकि लेंडर्स का पैसा बिफोर क्रिसमस चुका सके, कुछ पैसा चुका सके और अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। साथ ही ये अपने एम्प्लॉयज का भी जो सैलरी पेंडिंग है वो दे सके। बेसिकली इनकी 20 दिसंबर को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड होनी है। फर्म इज ट्राइंग टू क्लोज द एपिक सेल एट द अर्लीस्ट बिफोर ग्लोबल इन्वेस्टर गो ऑन हॉलीडेज in the run up to Christmas, and company plans to appoint MSKA and Associate as its statutory auditor of the company for the financial year 2023 to 27। So किसको अपना ऑडिटर बना रही है? MSKA एंड एसोसिएट्स को बनाने की कवायद चल रही है। इसके बाद इन्होंने जो नोटिस पीरियड रहता है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज के नोटिस पीरियड को भी चेंज कर दिया गया है। और ये जो नोटिस पीरियड का मूव है, जो आपने देखा कि लेवल 1 to 3 के लिए एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट, स्पेशलिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, इनको 15 दिन का टाइम फ्रेम है, और लेवल 4 एंड अबो को 30 डेज का। और ये बेसिकली जो मूव है ये कोस्ट कटिंग के लिए किया जा रहा है। अभी यहाँ पे इनके नए सीईओ आए हैं, अर्जुन मोहन। अर्जुन मोहन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आए हैं, और इन्होंने सबसे पहले 4500 जॉब कट्स का प्रस्ताव किया है। और अभी करीबन इनके 13,000 से 14,000 एम्प्लॉई हैं, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है बाइजू की थिंक एंड लर्न लिमिटेड, उसके अंदर 13,000 to 14,000 स्टाफ काम करता है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना घर भी कोलेटरल पे रख दिया रविंद्रन बाइजू ने। तो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव एज ए स्टार्टअप। बहुत बड़ी कंपनी थी, एडटेक स्टार्टअप था, और ये अभी बहुत ही ज्यादा डेट रिडन हो रखी हैं। तो ये रिवाइव करने की पूरी कवायद चल रही है। आइए चलते हैं आगे। Lenders again move RBI on willful defaulter tag for non-performing accounts। जो बैंकिंग कंपनीज हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले भी आरबीआई के पास गए थे और अभी दोबारा आरबीआई के पास गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने एक मैंडेटरी, एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है, ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं, जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ। फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड टेक्निकल राइट ऑफ। इसके अंदर जो 6 महीने तक जो नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स हो जाते हैं, उनको विलफुल अकाउंट डिफॉल्टर्स का टैग देने की बात कही है इन रूल्स के तहत, इन फ्रेमवर्क रूल्स के तहत। इन सितंबर आरबीआई हैज ग्रांटेड बैंक 6 months in its draft rules framework for compromise settlement and technical write-off on the treatment of willful and large defaulter। however bank want at least 12 months to complete the process। बैंकों का कहना है कि करीबन 1 साल 12 महीने हमें दिए जाएं, ताकि हम किसी भी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर का टैग दे सके। एनपीए टू विलफुल डिफॉल्टर।
अक्टूबर में इन्होंने बैंकिंग कंपनीज ने एक रिक्वेस्ट की थी, जिसको आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी दोबारा से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है, किसके थ्रू की है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन की है आरबीआई को, कि हमें ये जो टाइमलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि विलफुल डिफॉल्टर का टैग देने के लिए हमें 12 मंथ्स की समय सीमा दी जाए। और बैंकों ने आर्ग्यू किया है दैट 6 मंथ में नॉट बी एनफ टू कंप्लीट द प्रोसेस, एज दे आर नाउ रिक्वायर्ड टू गिव बोरोवर्स एन इन पर्सन हियरिंग बिफोर क्लासिफाइंग अकाउंट एज विलफुल डिफॉल्ट। अभी रिसेंटली आरबीआई ने ये भी कहा था कि बिफोर क्लासिफाइंग किसी को भी विलफुल डिफॉल्टर का अकाउंट नाम देने से पहले आप उनको एक बार इन पर्सन हियरिंग कर सकते हैं, बैंक बुला के और उनसे बातचीत करके उनकी लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकता है, ताकि कोई भी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट विलफुल डिफॉल्टर तक ना जा सके। तो बैंकों ने यही कहा है कि 6 महीने का समय सीमा बहुत कम है, हमें करीबन इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 12 महीने का समय लगेगा, तो हमें 12 महीने का समय दिया जाए। तो ये इनकी जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के थ्रू इन्होंने भेजा है। विलफुल डिफॉल्टर कितने हैं? 2623 विलफुल डिफॉल्टर कितने हैं? 2623 विलफुल डिफॉल्टर है, और जिनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है? 1,96,049 करोड़, करीबन 2 लाख करोड़ की जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इन विलफुल डिफॉल्टर्स की। ठीक है, तो ये राइट ऑफ लोन्स है, जो कि 2020-21 में 2 लाख के करीब राइट ऑफ कर दिए थे, 21-22 में 1,74,000 करोड़ के करीब, और 2022-23 में 2,09,000 करोड़ के करीब बैंकों ने राइट ऑफ कर दिए हैं अपनी बुक से। आरबीआई एक्सपेक्टेड टू इश्यू फाइनल गाइडलाइंस बाय दिसंबर एंड तक आरबीआई फाइनल गाइडलाइंस इश्यू कर देगा कि आपको 6 महीने के अंदर विलफुल डिफॉल्टर करना है या 1 साल के अंदर विलफुल डिफॉल्टर का टैग देना है किसी भी नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स को। आरपीएल केस सेट क्वासिस सेबीज ऑर्डर अगेंस्ट मुकेश अंबानी रिलायंस। क्या है? ये 2007 का केस है। 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड नाम से एक कंपनी फ्लोट की गई थी, जो कि बाद में मर्ज होके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही पार्ट बन गई। कुछ टाइम पहले सेबी ने एक ऑर्डर दिया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जिसके अंदर करीबन 70 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था 2007 के केस के अंदर, कि जिसके अंदर कितना कितना 25 करोड़ रुपए तो लगाया था सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर, 15 करोड़ का मुकेश अंबानी के ऊपर लगाया था, 20 करोड़ रुपए का नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और 10 करोड़ रुपए का मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कम्युलेटिवली 70 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था, जिसके अगेंस्ट में जो रिलायंस ग्रुप था वो सेट में चला गया। सेट इज सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। सेट बनाया जाता है अगर सेबी के किसी ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको कहीं अपील में जाना है तो कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल सेट के अंदर जाएंगे। सेट के जो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने सेबी के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया है और उनको रिलीफ दे दिया है रिलायंस ग्रुप को अलोंग विद मुकेश अंबानी। ये केस क्या था ये जानते हैं। केस ये था कि जो 2007 के अंदर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड करके आरपीएल नाम की एक कंपनी फ्लोट की गई, और ये बोला गया कि जो रिलायंस ग्रुप है वो कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग करेगा, और इन्होंने 12 एजेंट बनाए जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करेंगे। और ये बताया गया कि 29 नवंबर 2007 को लास्ट के 10 मिनट के अंदर जो ट्रेडिंग हुई थी कैश सेगमेंट में, जिससे आरपीएल के शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया था। और जो प्राइसेस शेयर के प्राइसेस गिरे, उसमें एलिगेशन ये लगाया गया कि सिंस मुकेश अंबानी इज द प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी दैट इज आरपीएल एंड आरआईएल, तो इसलिए ही इज अ गिल्टी ऑफ कमेंस कमिटेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे क्या एजेंट्स थे, उनको फंडिंग ने दी थी? नवी मुंबई एसईजेड, और मुंबई एसईजेड ने फंडिंग की थी, फाइनेंस किया था जो होल मैनिपुलेशन स्कीम। इसमें बेसिकली सेबी ने ये बोला कि इस स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया था, कि कुछ एजेंट के थ्रू एफ सेक्शन के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन के अंदर ट्रेडिंग करवाई गई, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लास्ट के 10 मिनट के अंदर कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग की, जिससे शेयर का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा घट गया था। और इसी बीच में, इसी के मद्देनजर सेबी ने ये कहा कि रिलायंस ने वोयलेट किया है किसको?
सेबी एक्ट को वायलेट किया है एंड प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन बाय एंटरिंग इनटू एन एलीग्ड वेल प्लान्ड ऑपरेशन विद इट्स अपॉइंटेड एजेंट्स टू gain undue profit from the sale of RPL shares in both cash and F&O सेक्शन। मतलब F&O सेक्शन में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एजेंट्स के थ्रू करवा के उसके रेट प्राइसेस बढ़ा दिए, फिर उसको सेल आउट कर दिया, वो ट्रेडिंग की, उससे शेयर का प्राइस फॉल हो गया। तो सेबी ने ये बोला है कि आपने सेबी एक्ट के रूल्स को वायलेट किया है और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है, जो कि फ्रॉडुलेंट तरीके से अपने एजेंट के साथ वेल प्लान्ड ऑपरेशन किया है, जहां पे आपको अनड्यू प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेबी के ऑर्डर को इन्होंने दरकिनार कर दिया है और कहा है क्या क्या ऑर्डर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड जो एक्यूज नंबर 3 एंड 4 है, इन लोगों को तो नोटिस ही नहीं दिया गया और बहुत ज्यादा इन ऑर्डिनेट डिले हुआ है। करीबन 10 साल बाद इस केस को ओपन किया गया, जहां पे आफ्टर 10 years the show cause notice dated 21/11 was issued alleging that Navi Mumbai SEZ and Mumbai SEZ were promoted by Reliance Group and the notice number 3 and 4 by financing the मनीज। तो इसको इनऑर्डिनेट डिले के मद्देनजर की बहुत ज्यादा 10 साल बाद किसी केस को ओपन किया गया है, नोटिस इश्यू किए गए हैं और जहां पे 3 नंबर और 4 नंबर के जो नोटिस हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए हैं। तो इसी के मद्देनजर सेबी ने ये बोला कि हम किस चीज का वेट कर रहे थे, सेक्शन 11B की प्रोसीडिंग का स्टार्ट करने का वेट कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बाद, और उसके बाद इस केस के फर्दर एक्शन लेने के लिए हाँ इस चीज से हमें डिले हो गया। बट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये बोला कि लिमिटेशन ऑर्डर does not stop on the whims and fancies of the regulator. The regulator cannot stop the clock on the ground that they would await the decision in proceeding initiated under section 11B, taking the action further in the matter. In our opinion, adjudication proceedings and section B can be held in parallel. इसमें क्या कहा गया है, सेबी ने ये बोला कि हम सेक्शन 11B की जो प्रोसीडिंग्स का वेट कर रहे थे, उसके बाद ही एडजुडिकेशन के लिए हम वेट चल रहा था। तो सेट ने बोला है कि आपकी विम्स एंड फैंसीज पे घड़ी को नहीं रोका जा सकता, ये दोनों सेक्शन 11B की और एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग साथ साथ चल सकती थी, जो आपने नहीं चलाई, और इसी एक कमी की वजह से, लिमिटेशन की वजह से मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप रिलीफ मिला है। चलते हैं आगे। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है उसने 12,000 करोड़ का रिवेन्यू किया है। इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं। जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अभी बूम पे चल रही है और इट हैज जनरेटेड अ रिवेन्यू ऑफ 12,000 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, जो कि रिपोर्ट किसने किया है, E&Y जो है अर्नेस्ट एंड यंग जो कंपनी है उन्होंने तो एक रिपोर्ट निकाली है, द म्यूजिक क्रिएटर इकोनॉमी, द राइज ऑफ म्यूजिक पब्लिशिंग इन इंडिया। ये एक रिपोर्ट निकाली गई है जहां पे बताया गया कि करीबन 40,000 म्यूजिक क्रिएटर्स ने 12,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। अलग अलग टाइप से रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जैसे कि 6,592 करोड़ कैसे हुआ है म्यूजिक रिवेन्यू फ्रॉम स्ट्रीमिंग से हुआ है, ब्रॉडकास्ट से 4,350 करोड़ हुआ है, फिल्म एंटरटेनमेंट से 1,200 करोड़ हुआ है, और जो म्यूजिक कंसर्ट लग से उनसे 805 करोड़ हुआ। तो मतलब अभी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ही बूम पे चल रही है। ये एक रिपोर्ट आई है E&Y की। बिग रिलीफ टू अपोलो टायर्स एज सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस सेबीज प्लीज। आज सेबी से रिलेटेड 2-3 न्यूज हैं। अभी क्या है, जैसे अभी सेट ने ऑर्डर दिया था रिलायंस ग्रुप के लिए, इसी तरह सिमिलरली सेट ने ऑर्डर दिया था सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट, सेट ने ऑर्डर दिया था और जिसके अगेंस्ट में सेबी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी इन द केस ऑफ अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के केस में, जो कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो टायर को रिलीफ दिया है और सेबी से पूछा है कि आप किस प्रोविजन के तहत सेट के ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास आए हैं। इन रिलीफ टू अपोलो टायर, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे upheld the security appellate tribunal's September order that quashed the SEBI's penalty of 65 crore on the company for violating
नॉर्म्स पर्टेनिंग टू बायबैक शेयर इन 2003। अपोलो ने क्या किया है, अपने खुद के शेयर बायबैक किए थे 2003 के अंदर, और जिसकी इन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन सेबी ने बोला कि आपने बायबैक रूल्स के जो बायबैक करने के रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको वायलेट किया है और इस पे 65 करोड़ का जुर्माना लगाया था। बायबैक बेसिकली या तो टेंडर फ्लोट करके किया जा सकता है या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू ओपन ट्रेडिंग से बायबैक किया जा सकता है। अभी संजीव खन्ना की जो बेंच है, उन्होंने सेबी से कहा कि संजीव खन्ना बेंच ड्यूरिंग द हियरिंग पुल्ड अप द सेबी फॉर अपीयरिंग अगेंस्ट द सेट ऑर्डर, कि आप सेट के ऑर्डर के खिलाफ आए हैं, एंड ऑल्सो आस्क्ड टू गिव इट्स लिस्ट ऑफ अपील दैट इट हैड फाइल्ड अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। और उनसे ये भी बोला कि बाकी जो भी अपील्स जो आपने ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर की हैं, उनकी हमें एक लिस्ट भी प्रोवाइड कीजिए, जो कि आप सेट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि ट्राइब्यूनल है, एपलेट ट्राइब्यूनल है, उसके ऑर्डर के खिलाफ तो आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। एंड ओपेक्स कोड आल्सो आस्क्ड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस अगेंस्ट अपोलो टायर टू एक्सप्लेन द inordinate delay in taking action against the company, as SEBI has passed the order way back in 2018, almost 15 years आफ्टर द एलिग्ड वायलेशन ऑफ बायबैक नॉर्म्स। जैसा कि रिलायंस के केस में हुआ कि वहां पे 10 साल का इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपने 15 साल के वेट के बाद आपने ये ऑर्डर पास किया है, 65 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है उससे पूछा है कि इतना इनऑर्डिनेट डिले क्यों हुआ है, और उसके बाद उनसे उनको लताड़ भी लगाई है कि आप सेट के ऑर्डर के खिलाफ हमारे पास चले आए हैं। तो ये अपोलो टायर को भी इस केस में रिलीफ मिला है। प्रपोजल अफूट टू एक्सपेंड एनसीएलएटी स्ट्रेंथ टू 20। एनसीएलएटी क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक एनसीएलटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी लॉज है, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉ कोड है, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग होती है, तो इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी के, मर्जर एक्विजिशन के जो डिस्प्यूट होते हैं, उसके लिए कंपनी लॉ के अंदर प्रावधान दिए गए हैं कि वो एनसीएलटी में जा सकते हैं। और उसके बाद एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर देती है। अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है वो उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो वो उसकी अपील कहाँ कर सकती है? एनसीएलएटी के अंदर अपील कर सकती है। तो अभी दोनों की बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी के, बैंक्रप्सी के, एक्विजिशन, मर्जर के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो लेकिन इनकी दोनों बॉडीज की सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, और जो करंट स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम है। तो भारत सरकार इन दोनों की स्ट्रेंथ को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अभी एनसीएलटी में भी बात चल रही है स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, और एनसीएलएटी के अंदर भी बात चल रही है। अभी करंटली जो एनसीएलएटी है, एपलेट ट्रिब्यूनल है, उसकी करंटली सैंक्शन स्ट्रेंथ 12 है, जो कि बढ़ा के 20 की जा रही है, इंक्लूडिंग दी चेयरमैन ऑफ एनसीएलएटी। 20 करने की कवायद चल रही है, मतलब करीबन 8 सैंक्शन पोस्ट और बढ़ाने की बात चल रही है। द आइडिया इज टू एक्सपीडाइट द डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट एडजुडिकेशन authorities ranging from insolvency, merger acquisition to antitrust matter at a time when the economy is expanding at a fast pace। मतलब इकोनॉमी बहुत ही फास्ट पेस से हमारी बूम कर रही है, और इस समय पे ये जो इंसॉल्वेंसी, मर्जर, एक्विजिशन के जो भी केसेस की जो अपील पेंडिंग रह जाती है, उनको जल्दी एक्सपीडाइट करने के लिए 12 से 20 की जा रही है एनसीएलएटी की सैंक्शन स्ट्रेंथ। जो एनसीएलटी है उसका भी, जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसकी भी 163 अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ की जा रही है, जो अभी करंटली 63 है। मतलब करीबन 100 मेंबर और बढ़ाए जा रहे हैं फॉर फास्टर क्लियरेंस ऑफ सच केसेस। लेकिन इस काम के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा? कैबिनेट कमेटी का क्लियरेंस चाहिएगा, उसके बाद ही सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। अभी करंटली में देखा जाए तो अशोक भूषण जी जो है चेयरमैन है एनसीएलएटी की, उसके साथ 2 जुडिशियल मेंबर हैं उनके साथ, और 6 टेक्निकल मेंबर भी एनसीएलएटी के पार्ट हैं। यूके अनाउंसेस राइज इन सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स वीजा। जो यूके की ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने जो फॉरेन वर्कर्स वर्क वीजा लेने के लिए एक जो अपनी मैंडेटरी कंडीशन होती है, उसको बढ़ा दिया है। और ये बोला गया है कि एक प्रपोजल दिया गया है कि इसके द्वारा
जो मिनिस्टर हैं यहाँ के, उनके द्वारा टू एलिवेट द मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स टू क्वालिफाई फॉर वर्क वीजा। जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि मिनिमम सैलरी फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स टू ऑब्टेन अ वर्क वीजा would undergo a sustainable hike reaching approximately 38,000 पाउंड। तो 30,000 पाउंड, जो कि करीबन डॉलर में अगर हम देखें तो 47,899 अप्रोक्सीमेटली $48,000 हो जाता है, जो करंटली अभी 26,000 पाउंड ही है। उसको बढ़ा के 38,000 पाउंड करने की ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला है। तो इससे क्या होगा, जो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो कि ऋषि सुनक पीएम आने के बाद है, जिनकी प्लेज थी कि हमें माइग्रेशन लेवल को डिक्रीज करूंगा, तो ये इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करेगा। मिलेट प्राइसेस हिट अ रिकॉर्ड एज डिमांड आउटग्रोस सप्लाई। अभी आपको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, जिससे मिलेट्स की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जा रही है, मिलेट्स खाने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। अलग अलग तरह की मिलेट डोसा, मिलेट पिज्जा, मिलेट की अलग अलग डिशेज दी जा रही हैं, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, सोरगम, ये सब इंक्लूड होता है मिलेट्स के लिए। तो अभी जैसे ही इसका बूम आया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया है, बहुत अलग अलग स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं मिलेट्स को लेके, तो अभी जो प्राइस है रागी के, ज्वार के, वो बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं और करीबन डबल तक होने के हो चुके हैं। तो 40% से 100% तक का उछाल आया है रागी और बाजरा के अंदर। इसका इश्यू ये भी है तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने डिमांड को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई पूरी नहीं होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, तो इसलिए भी प्राइस बढ़े हैं। और दूसरा ये है कि जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जहाँ पे ये मिलेट्स होते हैं, रागी ज्वार होती है, वहां पे बैड वेदर कंडीशन की वजह से भी इसके प्रोडक्शन को इशू हुआ है, प्रोडक्शन को हैम्पर हुआ है। और नए प्रोडक्ट जैसे कि मिलेट बेस्ड पास्ता, नूडल्स, स्नैक्स वगैरह है, इनसे ब्रेकफास्ट के अंदर या फिर स्कूल्स के अंदर मिलेट्स का जो खाना मिड डे मील स्कीम्स है, उसके अंदर भी मिलेट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस सब के आ जाने से बहुत ही ज्यादा, ये देखिए कितना प्राइसेस के एवरेज होलसेल प्राइसेस बढ़ गए हैं। बाजरा है वो दिसंबर 19 में 17 रुपए किलो था, 20 में 13, 21 में अभी 21 रुपए किलो हो गया है। ज्वार है, जो सोलापुर मार्केट, ज्वार के लिए सोलापुर की मार्केट बड़ी बड़ी मार्केट है महाराष्ट्र में, 35 रुपए किलो 19 में था, ठीक है। दिसंबर 21 में 24 रुपए किलो था, और जो अभी जाके 60 रुपीज पर केजी हो गया है। बहुत ज्यादा उछाला है ज्वार के रेट में। सिमिलरली रागी का रेट जो 32, 29, 31 रुपए 29 रुपए पर केजी था, वो 40 रुपए किलो तक हो गया है। तो यहाँ पे जो मिलेट्स के जो रेट है, उनमें उछाल आया है। चलते हैं आगे। Ahead of market 10 things that will decide the दलाल स्ट्रीट एक्शन on Tuesday। आज आपने देखा कि कल मंडे को दलाल स्ट्रीट ने बहुत बूम रैली की थी, जैसा कि मैंने कल मॉर्निंग के जो डिस्कशन था उसमें बताया था कि आज स्टॉक्स मार्केट में बहुत ज्यादा उछाल आएगा ड्यू टू द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स एज वेल एज बूमिंग इंडियन इकोनॉमी। तो सिमिलरली अभी भी आज का दिन भी पॉजिटिव बताया गया जा रहा है, जहां पे बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनर्जी के जो स्टॉक होंगे वो बूम करेंगे और ऑल टाइम हाई कल भी क्रॉस किया था, और आज भी और हाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो निफ्टी 50 का जो एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो करीबन 2% राइज हुआ था और 20,685 पॉइंट पे चला गया था। ये ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई था 20,686, और एक दिन में 2% का गैप अप होना बहुत बड़ी बात होती है। नोचिंग अ रिकॉर्ड हाई फॉर द सेकंड सेशन इन अ रो। और स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएससी इंडेक्स क्लाइम्ड, और इट आल्सो क्लाइम्ड, एसएनपी बीएससी इंडेक्स है वो भी करीबन 2.05% करके 68,865। जो सेंसेक्स है वो 68,865, जो भी एसएनपी बीएससी सेंसेक्स है वो 68,865 पे चला गया। बोथ बेंचमार्क लॉग देयर बेस्ट सेशन इन 14 मंथ एंड सेटल इन दी ओवरबॉट जोन। तो ये बहुत ही बूमिंग अभी चल रहा है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो ये करीबन ये देख लीजिए आप, निफ्टी 20,686, जैसा कि मैंने कल बताया था कि 20,500 का पहला टारगेट है और बाद में 20,900 तक जा सकता है निफ्टी 50। तो देखते हैं आज क्या मार्केट के अंदर क्या रहता है, बट उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव
बुल मार्केट जाने की संभावना है। तो ये लोगों के एनालिसिस हैं, ये बोलते हैं कि ऑलरेडी 20,500 21,500 तक जाने की संभावना, 21,500 तक। जो शेर खान के जतिन गेड़िया है वो तो कहते हैं कि अभी इतना बूमिंग होगा कि 21,500 तक निफ्टी जा सकता है। बाकी देखते हैं स्टॉक मार्केट में आज क्या रहता है। तो आज के ईटी एनालिसिस के लिए अंदर इतना ही, ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हमने देखी। मोर डिटेल्स के लिए आप अपने इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर या इकोनॉमिक टाइम डिजिटल एडिशन से न्यूज रीड आउट कर सकते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने नए एडिशन ऑफ न्यूज एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।